देखो हमने पढ़ा था कि वो क्लॉथ्स जो हम पहनते हैं वो फैब्रिक से बने होते हैं और फैब्रिक भी स्मॉल यूनिट से बना होता है, उसको बोलते हैं फाइबर्स। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट फाइबर होती है किसी भी फैब्रिक की। बट फाइबर्स भी हमारे पॉलीमर से बने होते हैं और पॉलीमर मोनोमर से बने होते हैं, वो भी देखते हैं आगे। दो तरह के हमने फाइबर्स पढ़े थे, एक नेचुरल फाइबर था और दूसरा सिंथेटिक फाइबर था। नेचुरल फाइबर में हमने देखा था कि द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, वो सभी फाइबर्स जो हमें प्लांट से मिलेंगे या एनिमल से मिलेंगे उनको हम नेचुरल फाइबर्स कहेंगे। जैसे कि कॉटन होता है हमें प्लांट से मिलता है, वूल हमें शीप से मिलता है और सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। ठीक है, इन सभी के सोर्सेज जो है प्लांट या एनिमल हैं, इसलिए इनको नेचुरल फाइबर कहा जाएगा। ठीक है, ये कॉटन है आपकी, ये सिल्क वॉर्म है जिससे हमें सिल्क मिलता है, ये वूल। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? द फाइबर्स विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स यूजिंग केमिकल्स, वो सभी फाइबर्स जो ह्यूमन बींग तैयार करता है, ठीक है, केमिकल्स का यूज़ करके। केमिकल्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इसलिए सिंथेटिक फाइबर्स की भी ना वैरायटी बहुत ज़्यादा है। केमिकल में थोड़ा सा चेंज किया जाए तो फाइबर की क्वालिटी, टेक्सचर सब बदल जाता है। तो ह्यूमन बीइंग जो केमिकल की हेल्प से फैक्ट्रीज में जो सिंथेसाइज करता है, जो फाइबर्स बनाता है, उनको हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, या मैन मेड फाइबर भी कह सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में। हमने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे, जैसे कि सिंथेटिक फाइबर्स होते कौन कौन से हैं? आपका नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक एंड रेयॉन। ये जो फाइबर्स होते हैं ये हमेशा फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, अब एक्चुअल में ये बने किससे होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स? ये देखो, सिंथेटिक फाइबर्स आपके पॉलीमर से बनते हैं। अब होता क्या है, अ सिंथेटिक फाइबर इज अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना, वो छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बनते हैं और उन यूनिट्स को कहते हैं पॉलीमर। बट वो पॉलीमर भी और ज़्यादा स्मॉल यूनिट्स से कंबाइन होकर बनते हैं, उनको कहते हैं मोनोमर। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, फिर से देखो। सिंथेटिक फाइबर जो है वो चेन होता है स्मॉल यूनिट्स का। Many such small units combine to form a large unit called a polymer। देखो यहाँ पे मोनोमर का नाम नहीं लिखा, लेकिन इनडायरेक्टली बोला जा रहा है कि सिंथेटिक फाइबर पॉलीमर से बनते हैं और पॉलीमर भी स्मॉल यूनिट्स से कंबाइन होकर बनता है। ठीक है, हाँ ये कल मैंने आपको बताया नहीं था, आपकी बुक में भी नहीं है, लेकिन आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, पॉलीमराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर बाय कंबाइनिंग मोनोमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। यानी ये जो प्रोसेस होता है ना मोनोमर के जुड़ने से जब पॉलीमर बनता है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं जिसका नाम है पॉलीमराइजेशन, जिसमें पॉलीमर बन रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, वो प्रोसेस जिसमें पॉलीमर बनता है बाय कंबाइनिंग स्मॉल यूनिट्स ऑफ मोनोमर। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसी दिखती है। मोनोमर जो होता है वो सिंगल यूनिट होता है, ये पूरा सिंगल है। अब अ मोनोमर इज अ सिंगल मॉलिक्यूल, ये सिंगल मॉलिक्यूल होता है। लेकिन जब ऐसे सिंगल मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं, जैसे 1 और ये 2, ये 3 और ये 4, ऐसे 4 मोनोमर जुड़ गए, तो जब भी एक से ज़्यादा मोनोमर जुड़ेगा और एक लॉन्ग चेन बनाएगा तो उसको हम कहेंगे पॉलीमर। ठीक है, ये आपके मोनोमर हैं, देखो 3, ये अलग अलग सिंगल यूनिट को ही हम मोनोमर कहेंगे। ये 3 मोनोमर हैं, लेकिन जब ये 3 मोनोमर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो ये बन जाएगा पॉलीमर। तो यहाँ पे 3 मोनोमर कनेक्ट है, इसलिए ये बन गया है आपका पॉलीमर ऑफ 3 मोनोमर्स। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ 5 मोनोमर्स हैं, तो ये पॉलीमर ऑफ 5 मोनोमर। ठीक है,
इस तरह मोनोमर्स कनेक्ट होते हैं। और देखो मोनोमर की कितनी भी लंबी चेन बनाई जा सकती है। ठीक है, अब मोनोमर होते क्या है एक्चुअल में, देखो मोनोमर आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स विच मे बी जॉइन टू फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। मोनोमर बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जॉइन होते हैं और बनाते हैं पॉलीमर लाइक दिस। ये सिंगल मोनोमर है और ये कनेक्ट होकर के बना रहा है आपका पॉलीमर। सेम ये स्ट्रक्चर देखो, ये भी सिंगल मॉलिक्यूल ही है, ये आपको दो लग रहे हैं बट ये एक ही है। ये मोनोमर है और जब ये कनेक्ट होगा सिस्टमेटिकली, जब अरेंज हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका पॉलीमर। पॉलीमर वो सिंथेटिक फाइबर के पॉलीमर थे। अब देखो नेचर में भी होते हैं, नेचर यानी कि जो नेचुरल फाइबर्स आपके होते हैं, नेचुरल फाइबर भी पॉलीमर के बनते हैं, उनमें भी मोनोमर होता है, उनमें भी पॉलीमराइजेशन होता है। जैसे हमारा जो कॉटन है जो हमें प्लांट से मिलता है, एक्चुअल में इसका भी पॉलीमर होता है। और ये पॉलीमर जो है इसका नाम है सेल्यूलोज, यानी कि कॉटन इज अ पॉलीमर ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, और सेल्यूलोज भी स्मॉल स्मॉल मोनोमर से बना हुआ था, मैंने कल बताया था, और उस मोनोमर का नाम था ग्लूकोज। ठीक है, सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज। सेल्यूलोज भी कई सारे ग्लूकोज यूनिट से जुड़ करके बनता है। लार्ज नंबर का मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत सारे ग्लूकोज जब जुड़ जाते हैं तो आपका सेल्यूलोज बनता है। और बहुत सारे सेल्यूलोज जब जुड़ेंगे तो आपका बनेगा कॉटन। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर ये देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ बेसिक है। ये जो आप हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देख रहे हो ये ग्लूकोज था, ये ग्लूकोज की लॉन्ग चेन बन गई। तो ये जो लॉन्ग चेन है, ये देखो तीन चेन दिख रही है आपको, ऊपर वाली, ये बीच वाली और ये नीचे वाली। ये तीनों अलग अलग चेन बन गई है। और ये किसकी चेन है, ये पॉलीमर किसका बना है, ग्लूकोज का। इसको हम कहेंगे अ चेन ऑफ ग्लूकोज, है ना। ये भी एक ग्लूकोज की ही चेन बन गई है और नीचे वाला भी ग्लूकोज की ही चेन है। तो ये इस तरह जब बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ जाते हैं तो बन जाता है सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज, कई सारे सेल्यूलोज फाइब्रिक फाइबर्स जुड़ जाएंगे तो ये आपका माइक्रोफाइब्रिल बन गया, यानी ग्रुप हो गया ये फाइबर्स का, सेल्यूलोज के पॉलीमर का ग्रुप हो गया है और ये बनाता है आपका फिर कॉटन। ठीक है, अब फिर हमने पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर्स के कई टाइप्स होते हैं। रेयॉन था, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। फिर सबसे पहले हमने रेयॉन के बारे में पढ़ा था कि रेयॉन जो होता है ना उसको आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, क्योंकि ये दिखने में सिल्क जैसा होता है, इसकी प्रॉपर्टी सिल्क जैसी होती है, स्मूथ होता है, शाइनी होता है, बट एक्चुअल में सिल्क नहीं होता, कुछ इस तरह का दिखता है ये। और ये मैनमेड है, सिंथेटिक है, मैनमेड फाइबर है। मैनमेड देखो कंप्लीटली मैनमेड नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो है ना नेचुरल वुड पल्प से बनता है, यानी कि जो लकड़ी होती है, लकड़ी का कुछ हिस्सा, कुछ मतलब पार्ट हम यूज़ करते हैं, तो ये आधा नेचुरल और आधा सिंथेटिक फाइबर बन गया है। ठीक है, ध्यान रखना कंप्लीटली नेचुरल फाइबर हम कब कहते हैं, जब ये पूरी तरह नेचुरल, पूरी तरह प्लांट से ही बनता। लेकिन इसको अब हम नेचुरल नहीं, इसको सिंथेटिक कहेंगे, क्योंकि इसमें ना मैन मेड ने भी कुछ केमिकल्स यूज़ किए हैं और थोड़ा हिस्सा इसका नेचुरल लिया गया है। और ये जो रेयॉन होता है ये आपके कंपैरिजन में, सिल्क के कंपैरिजन में बहुत सस्ता होता है, चीपर होता है। हाँ, ये सिल्क के कंपैरिजन में सस्ता होता है और इसको हम सिल्क की तरह बुनाई कर सकते हैं और कपड़े वगैरह बना सकते हैं।
इट कैन बी डाइड इनटू मैनी वैरायटी ऑफ कलर्स। इसको हम कई कलर्स में डाई कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। ये रेयन था आपका। रेयन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स। अगर रेयन में हम कॉटन को कुछ मिक्स कर दें, यानी कुछ हिस्सा कॉटन का मिक्स कर दें, कॉटन फाइबर और रेयन फाइबर को मिक्स कर दें, तो एक ऐसा फाइबर मिलेगा जो जिसमें कॉटन की भी क्वालिटी होगी, यानी कि वो मतलब कंफर्टेबल होगा, लाइट होगा। ठीक है, इस तरह के फाइबर से हम बनाते हैं बेड शीट्स। ठीक है, मिक्सचर करके फाइबर को मिक्स करके। इसी तरह रेयन में अगर हम वूल मिक्स कर दें, यानी कि हमने थोड़ा सिंथेटिक फाइबर लिया और थोड़ा नेचुरल फाइबर लिया, दोनों को मिक्स करें तो हम कारपेट जैसी हम चीज़ें बना सकते हैं। नायलॉन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर था। 1931 में इसको प्रिपेयर किया गया था। कोई भी नेचुरल सब्सटेंस इसमें यूज़ नहीं किया था, यानी ना तो प्लांट का कोई पार्ट हमने लिया था, ना एनिमल का कोई पार्ट लिया था। कंप्लीटली केमिकल का यूज़ करके बना था। कोल, वाटर, एयर, ये सब केमिकल्स हमने यूज़ किए थे। ये फर्स्ट फुली सिंथेटिक था, यानी पूरी तरह से सिंथेटिक था, पूरी तरह से मैनमेड था ये। इसकी खासियत क्या थी? ये स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होता है, इलास्टिक यानी लचीला होता है, इसको कितना भी हम खींच सकते हैं, बट ये कभी भी ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, इलास्टिसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। लाइट होगा, लाइट यानी हल्का होगा, वज़न में हल्का होगा, कैरी करना आसान होगा। लस्टरस चमकदार होगा, इजी टू वॉश, धोने में आसान। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर। इतनी अच्छी अच्छी इसकी क्वालिटीज़ हैं, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत पॉपुलर है ये। ठीक है, इसकी बनाई हुई चीज़ें, टूथब्रश में जो आप हेयर्स देख रहे हो ये नायलॉन के ही होते हैं। टेंट ये नायलॉन का होता है। सॉक्स, ड्रेस मटेरियल, इस टाइप का ड्रेस मटेरियल नायलॉन का है। बैग वगैरह, रोप, रस्सी। रस्सी इतनी मजबूत होती है, ये नायलॉन की ही बनी होती है। ये सभी चीज़ें नायलॉन की ही हैं। ठीक है, ये हैंगिंग इस टाइप का आपने देखा होगा। और ये सीट बेल्ट नायलॉन की ही है, कर्टेन नायलॉन के हैं, ग्लव्स, हैट, ये सभी चीज़ें। और आपने देखा भी होगा ये चीज़ें काफ़ी मजबूत भी होती हैं, काफ़ी टाइम तक चलती भी हैं। ठीक है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस फाइबर को। और नायलॉन थ्रेड इज स्ट्रॉन्गर दैन अ स्टील वायर। हमने पढ़ा था कि स्टील वायर से ज़्यादा मजबूत होता है नायलॉन का वायर, इसलिए इसको रॉक क्लाइंबिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, पैराशूट्स में भी हम नायलॉन की ही रोप यूज़ करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर बहुत होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। पॉलिस्टर के बारे में हमने पढ़ा था कि ये जो फाइबर होता है ये रिंकल्स नहीं करता। रिंकल्स यानी कि इजीली सिकुड़ता नहीं है, और हमेशा इट रिमेन्स क्रिस्प, क्रिस्प रहता है, यानी एकदम खड़ा खड़ा कपड़ा रहता है। और इजी टू वॉश, धोने में आसान होता है। इन वजह से हम इनके ड्रेस मटेरियल्स भी तैयार करते हैं। ठीक है, देखो पॉलिस्टर, ये जो सिंथेटिक फाइबर्स है ना, इनकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, हल्के हैं वज़न में, धोने में आसान है, मेंटेन करने में आसान है। ठीक है, इजीली अवेलेबल भी हैं, सस्ते भी मिलते हैं। बट इनका सबसे बड़ा नुकसान है कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं होते। ये ना अ, पढ़ोगे आप, ये डिग्रेड नहीं होते। डिग्रेड यानी कि बहुत टाइम तक ये सॉइल के अंदर एज इट इज़ रहते हैं, गलते नहीं हैं। जैसे प्लास्टिक कभी नहीं गलती, सेम उसी तरह सिंथेटिक फाइबर्स नहीं गलते हैं। ठीक है, केमिकल से बने हुए हैं इसलिए। बट क्या करें, इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं तो हम इसको अपना ही लेते हैं। टेरिलिन पॉलिस्टर है एक तरह का। ठीक है, मैंने बताया था पीईटी जो होता है, पीईटी एक तरह का पॉलिस्टर है। इज अ फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स। बॉटल्स वगैरह बनाने में, वायर्स में, या इस तरह के वेसल्स बनाने में हम पॉलिस्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एक्रिलिक, हाँ, एक्रिलिक जो होता है वो नेचुरल वूल से रिजेंबल करता है। जैसे हमने पढ़ा रेयन जो होता है ना, वो नेचुरल सिल्क जैसा दिखता है, इसलिए उसको आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। इसी तरह एक्रिलिक नेचुरल वूल के जैसा दिखता है, और इसको हम सिंथेटिक वूल कह सकते हैं। ठीक है,
द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव। देखो नेचुरली जो वूल मिल रहा है वो महंगा होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम उसके जैसे दिखने वाले फाइबर को यूज करते हैं और उसका नाम क्या है, एक्रिलिक। ठीक है, और एक्रिलिक के बने हुए कपड़े सस्ते होते हैं। दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स, अलग अलग कलर्स में हमें मिल जाते हैं, किसी भी पैटर्न में, अलग अलग साइज में हमें मिल सकते हैं। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स दैम मोर पॉपुलर दैन नेचुरल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं ना मोर ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल का मतलब होता है बहुत टाइम तक चलते हैं, इजीली ये डिस्ट्रॉय नहीं होते, कम समय तक के लिए नहीं होते, बहुत टाइम तक चलते हैं। अफोर्डेबल का मतलब होता है जो इजीली मिल जाए सबको, ठीक है, अफोर्ड कर सके, यानी कि जो सस्ता भी हो और रेडीली अवेलेबल भी हो। जो चीज़ मुश्किल से मिले वो अफोर्डेबल नहीं होती। ठीक है, ये फाइबर्स अफोर्डेबल होते हैं और इन्हीं खासियत की वजह से इनको हम यूज़ करते हैं। अब एडवांटेजेस देखो, एडवांटेजेस क्या होते हैं, यानी कि सिंथेटिक फाइबर के फायदे। देखो अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो रिवाइज किया मैंने, कल का जो हम पढ़ चुके थे वही हमने रिवाइज किया। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखो फायदे वैसे तो आप लोग जो पीछे पढ़ा इनसे समझ ही गए हो इनके कितने फायदे होते हैं। ठीक है, ये ड्राई बहुत जल्दी होते हैं, इनको धो के सुखा दो तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, ये खासियत है इनकी। दे आर ड्यूरेबल, ड्यूरेबल यानी कि ये चलाऊ होते हैं, काफ़ी टाइम तक चलते हैं, इजीली मतलब फटते नहीं हैं या गलते नहीं हैं। ठीक है, बहुत मजबूती होती है इन फाइबर की। जैसे आपने देखा होगा कॉटन की चीज़ होती है ना, कॉटन की चीज़ें बहुत जल्दी फट जाती है ना, वो सॉफ्ट होता है। बट नायलॉन की या सिंथेटिक फाइबर के क्लॉथ्स जो होते हैं इजीली खराब नहीं होते हैं। ठीक है, ये फायदा है, एडवांटेजेस होता है इनका। नेक्स्ट है दे आर लेस एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, ये कम महंगे होते हैं, यानी कि ये सस्ते होते हैं, इजीली मिल भी जाते हैं। ठीक है, सस्ते होते हैं, सस्ते हैं तो हर कोई इनको अफोर्ड कर सकता है, हर कोई खरीद सकता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, कोई भी। रेडिली अवेलेबल, रेडिली अवेलेबल यानी मार्केट में आपको मिल जाएंगे, कोई ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बहुत बड़ी मात्रा में भी मिल जाते हैं, यानी कि कितने भी मतलब लार्ज अमाउंट में भी आप ले सकते हो। ठीक है, और इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, इनके लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, छोटी छोटी मार्केट्स में भी मिल जाते हैं। इजी टू मेंटेन यानी कि इनको संभालना या इनका केयर करना, इनकी देखभाल करना बहुत इजी होता है। ठीक है, अब ये तो फायदे थे, अब इसके डिसएडवांटेजेस देखो। डिसएडवांटेजेस यानी कि सिंथेटिक फाइबर के क्या क्या नुकसान होते हैं। नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान मैंने आपको बताया कि डिग्रेड नहीं होते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझो, द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट। कभी कभी क्या होता है, ऐसा कहा जाता है कि इन फाइबर्स को पहन करके ना कभी भी किचन में काम नहीं करना चाहिए या आग वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये फैब्रिक जो होते हैं ना बहुत जल्दी मेल्ट होते हैं, केमिकल से बने हुए हैं, मेल्ट हो जाते हैं, मेल्ट यानी पिघल जाएंगे, एंड स्टिक टू द बॉडी, और जिस पर्सन ने इनको पहना हुआ है ना उसकी बॉडी से चिपक जाते हैं, जैसे पॉलीथीन चिपकती है ना, इसी जैसे प्लास्टिक भी होती है, इसी तरह ये फैब्रिक भी चिपक जाते हैं क्योंकि केमिकल से बने हुए हैं। ठीक है, ये फैब्रिक बहुत जल्दी पिघलते हैं और स्टिक कर सकते हैं, इसलिए वी शुड नॉट वियर सिंथेटिक फाइबर्स while working in the kitchen or in a laboratory। इसलिए हमें इन फाइबर्स को ना कभी भी किचन में काम करते हुए नहीं पहनना चाहिए, बहुत जल्दी जल सकते हैं, और अगर जलने लगे तो बहुत तेजी से मेल्ट होते हैं और आग बुझाना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, ये नेगेटिव पॉइंट है, डिसएडवांटेजेस होता है सिंथेटिक फाइबर का। प्लास्टिक के बारे में देखो, ये था आपका अभी तक सिंथेटिक फाइबर, यानी कि आपके चैप्टर का लगभग आधा हिस्सा। ठीक है,
चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स हम पढ़ चुके हैं सारे। अब आता है आपका प्लास्टिक्स। प्लास्टिक से तो आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हो। प्लास्टिक ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो प्लास्टिक की ना हो, है ना। हमारे घर में ज़्यादातर चीज़ें जो टिकाऊ होती हैं, जो बहुत टाइम से हैं, वो ज़्यादातर प्लास्टिक की होती हैं। हमारी चेयर्स वगैरह, है ना, टेबल, और इतने सारे कंटेनर्स होते हैं घर में जिनमें जिनमें हम चीज़ें रखते हैं, वो भी प्लास्टिक के ही होते हैं। बॉटल्स हमारी प्लास्टिक की होती हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसके फायदे देखो। प्लास्टिक इज इजीली मोल्डेबल, कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। देखो सबसे बड़ी खासियत प्लास्टिक की, प्लास्टिक को इजीली मोल्ड किया, यानी मोल्ड का मतलब होता है प्लास्टिक को ना आप कोई भी शेप दे सकते हो, यानी कि किसी भी तरह की शेप में चेंज करके नई चीज़ बनाई जा सकती है। जैसे चेयर, मान लो चेयर है, चेयर प्लास्टिक की है। अब वही चेयर आपको बड़े साइज में भी मिलेगी, वही चेयर मीडियम साइज में भी है, और वही चेयर आपको स्मॉल साइज में भी मिल जाएगी। ठीक है। तो प्लास्टिक को ना किसी भी शेप में आप चेंज कर सकते हो। मोल्ड का मतलब होता है ढालना, किसी भी सांचे में ढाल सकते हैं प्लास्टिक को। इसीलिए आप देखो प्लास्टिक की इतनी सारी चीज़ें हमें मार्केट में अवेलेबल होती हैं। प्लास्टिक के मटेरियल इतने ज़्यादा हैं, छोटी से छोटी चीज़ें और बड़ी से बड़ी चीज़ें प्लास्टिक की मिल जाती है। अलग अलग वेराइटीज़ में, अलग अलग कलर्स में हमें प्लास्टिक मिल जाता है। ठीक है। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड। इसकी खासियत है कि प्लास्टिक को ना रिसाइकल कर सकते हैं हम। घर पे तो नहीं, बट फैक्ट्रीज में यही होता है। जो प्लास्टिक जो इकट्ठी की जाती है ना, जैसे कबाड़ी वगैरह जो होते हैं, वो प्लास्टिक ले जाते हैं, और प्लास्टिक को ले जा करके वो ऐसी जगह डाल देते हैं जहाँ पे ना प्लास्टिक को इकट्ठा करके उसे रिसाइकल किया जाता है। रिसाइकल यानी कि उसको पिघला करके उसको नई शेप में चेंज किया जाता है, मोल्ड किया जाता है। और दूसरी चीज़ रीयूज़ की है। रीयूज़ यानी कि प्लास्टिक की चीज़ों को ना आप बार बार यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो प्लास्टिक के कंटेनर में हम कोई चीज़ लेकर आए, अब जब वो चीज़ खत्म हो गई तो हम उस प्लास्टिक के वेसल को या प्लास्टिक के डब्बे को ना फेंकते नहीं हैं, इसमें और कुछ रख देते हैं और उसको रीयूज़ कर लेते हैं। ठीक है। जैसे बॉटल्स वगैरह, हम कई बार क्या करते हैं, बॉटल्स वगैरह में जो कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, ठीक है, प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती हैं उनको हम मतलब उसकी जो चीज़ है जो ख़त्म होने के बाद उसको हम वाटर स्टोर करने में यूज़ कर लेते हैं, पानी वगैरह रख लेते हैं उसमें, है ना। तो इस तरह से प्लास्टिक का रीयूज़ बहुत किया जा सकता है, ये अच्छी बात है। इट कैन बी कलर्ड इन एनी कलर, कलर अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है। It can be melted and rolled into sheets or made into wire। देखो प्लास्टिक, आपने देखा होगा प्लास्टिक के वायर्स आपको मिलते हैं ज़्यादातर। प्लास्टिक को हम मेल्ट कर सकते हैं, पिघला करके उसको रोल कर सकते हैं, यानी कि उसके ना वायर्स वगैरह बनाए जा सकते हैं। किसी भी शेप में आप इसको मोल्ड कर सकते हो, ये खासियत है इसकी। वायर हो गया, अब देखो वायर भी कई तरह के होते हैं, पतले से पतला वायर भी होगा, मोटा वायर भी होगा, बहुत मोटे भी होते हैं। तो प्लास्टिक को हम किसी भी तरह के वायर में, किसी भी तरह की शीट्स में चेंज कर सकते हैं। शीट्स का मतलब होता है पतली पतली लेयर्स। जैसे हम बात करें, आपने देखा होगा विंडो वगैरह कवर करने के लिए ना हम पतली पतली प्लास्टिक की शीट्स लगा देते हैं, ट्रांसपेरेंट जो होती है। ठीक है। तो वो सब प्लास्टिक का ही है। अब प्लास्टिक के आते हैं दो टाइप्स। प्लास्टिक आपकी दो तरह की होगी, एक होगी थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आपने पढ़ा होगा 7वीं क्लास में, फिर से पढ़ते हैं हम। दो तरह की प्लास्टिक है, एक थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक क्या होती है? वो प्लास्टिक, the plastic which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic। देखो प्लास्टिक जो है इजीली डिफॉर्म हो जाए, डिफॉर्म्ड का मतलब होता है पिघला करके एक नई शेप दे देना, यानी इजीली मोल्ड हो जाए। देखो दो तरह की प्लास्टिक आप देखते हो, एक तो जो जल्दी से पिघल जाती है, पिघल जाती है,
उस प्लास्टिक को ना लैब वगैरह में डिफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि उसको पिघला करके एक नई शेप दे सकते हैं। वो प्लास्टिक होगी आपकी थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, जैसे पॉलीथीन जब जलती है ना, पॉलीथीन बहुत जल्दी पिघल जाती है और बहुत छोटी सी जगह में इकट्ठी हो जाती है, यानी पिघल के छोटा सा शेप ले लेती है। तो पॉलीथीन आपकी थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, फिर से देखो, वो प्लास्टिक जो इजीली डिफॉर्म हो जाए, डिफॉर्म यानी अपना शेप बदल दे, कब? ऑन हीटिंग, यानी पिघलाने पर, उनको जब हीट दी जाए तो वो अपना शेप बदल दे। एंड कैन बी बैंड इजीली, और इजीली बैंड हो जाए, बैंड यानी कि मुड़ जाए। ठीक है, मुड़ जाए, ऐसी हम प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना, दो ही याद रखने हैं, पॉलीथीन एंड पीवीसी। ये जो आप पीवीसी देख रहे हो, पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉली विनाइल क्लोराइड, केमिकल नेम है ये एक्चुअली। पीवीसी आप लोग देखते हो, जो वायर्स होते हैं ना, वायर्स की जो कवरिंग होती है, ये जो हमें प्लास्टिक का तार लगता है, लेकिन इसके अंदर मेटल का तार है, और मेटल के ऊपर एक कवरिंग होती है प्लास्टिक की, जिसका नाम होता है पीवीसी। अब वो की क्यों जाती है? देखो, जब किसी भी वायर में करंट फ्लो होता है ना, तो करंट फ्लो होता है तो मेटेलिक वायर में करंट फ्लो होता है, और अगर हम उस पर प्लास्टिक की कवरिंग ना चढ़ाएं, पीवीसी की कवरिंग ना चढ़ाएं, और तार को ऐसे ही खुले में अगर रख दें, तो उससे करंट वगैरह फैल सकता है, उसको कोई छुएगा तो उसे करंट लग जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक पीवीसी की लेयर चढ़ा देते हैं, कवर कर देते हैं वो उसे पीवीसी के अंदर। और पीवीसी प्लास्टिक है, और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक में करंट फ्लो नहीं होता, तो पीवीसी करंट को बाहर नहीं आने देती और हम सेफ बच जाते हैं। ठीक है, तो ये फायदा है इसका। पीवीसी को हम वायर्स वगैरह बनाने में यूज करते हैं। जैसे ये आपकी पॉलीथीन है, ये पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक से बनी है। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर 1,00,000 डेथ्स अ ईयर। यानी कि पॉलीथीन हमारे एनवायरनमेंट के लिए इतनी खतरनाक होती है कि ये इतनी डेथ, एक साल में 1,00,000 डेथ कर सकती है। अब वो डेथ एनिमल्स की भी हो सकती है, ह्यूमन की भी हो सकती है। जैसे एनिमल को आपने देखा होगा कि कूड़े वगैरह में ना, एनिमल जो कूड़ा खा रहे होते हैं या ऐसे ही चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं ना खाने की, तो पॉलीथीन उनके पेट में चली जाती है, और पॉलीथीन पेट में गई तो एनिमल मर जाएगा, क्योंकि डिकम्पोज तो होती नहीं है, ये न गलती है कभी भी, तो ये उनके पेट में चली जाती है और उनकी डेथ हो सकती है। इसी तरह साल में बहुत सारे एनिमल्स हमारे मर जाते हैं। ये देखो पीवीसी है आपकी कवरिंग, जो वायर्स की होती है वो पीवीसी की बनी होती है, प्लास्टिक होती है एक तरह की। ये तो काफ़ी मोटा वायर दिखा रखा है, पतले से पतले वायर की भी कवरिंग पीवीसी ही होती है। ये आपके बॉक्सेस हैं, ये अब तीनों, ये जो प्लास्टिक है तीनों तरह की, ये प्लास्टिक ऐसी है जिसको इजीली मोल्ड किया जा सकता है, यानी इनको पिघलाया जाए तो ये नई शेप में चेंज हो जाती है। ठीक है, इसलिए इनको थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। ठीक है, देखो आप अगर ध्यान से देखो ना, थर्म, थर्म का मतलब होता है हीट, आप पढ़ोगे बड़ी क्लास में आके, हीट, थर्म मतलब, थर्म जहाँ भी वर्ड आएगा ना वहाँ हीट होगा, तो हीट करने पे प्लास्टिक अपना शेप बदलेगी तो उसको हम थर्मोप्लास्टिक कहेंगे। हालांकि थर्मोसेटिंग में भी थर्म आ रहा है, लेकिन यहाँ थर्म का मतलब दोनों में हीट है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर यानी ऐसा मीटर जो थर्म यानी हीट को मेजर करे, कितनी हीट है आपकी बॉडी में, कितनी हीट है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, अब आता है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग का मतलब है कि जो थर्म यानी हीट करने पर सेट हो जाए, यानी कि शेप ना बदले, वो सेट हो गई, वो फिक्स हो गई, अब उसी शेप में रहेगी, ऐसी प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहेंगे। जैसे
लिखा हुआ है plastics which when molded once cannot be softened by heating, these are called thermosetting plastics। देखो ऐसी प्लास्टिक जिसको एक बार मोल्ड कर दिया, यानी एक बार जो शेप दे दी, ठीक है, अब उस शेप को आप चेंज नहीं कर सकते। यानी कि उसको अगर आप पिघलाओगे ना तो पिघल तो जाएगी, लेकिन कोई भी टेढ़ी मेढ़ी शेप ले लेगी, उससे आप दूसरी चीज नहीं बना पाओगे। ये होता है इसमें। यानी वो प्लास्टिक जो विच वैन मोल्डेड वंस, जो एक बार किसी सांचे में आपने डाल दी, कैन नॉट बी सॉफ्टन, उसको आप पिघला करके हीट करके सॉफ्ट नहीं कर सकते, ऐसी प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहेंगे। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स हैं बेकेलाइट एंड मेलामाइन। अभी नाम से ऐसे समझ नहीं आ रहा, एग्जाम्पल देखो फिर समझ आएगा। बेकेलाइट एंड मेलामाइन। अब बेकेलाइट क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ये जो कुकर होता है ना, कुकर का जो हैंडल देख रहे हो आप, ये बना होता है आपका बेकेलाइट से। किससे बना होता है? बेकेलाइट। और बेकेलाइट ये जो प्लास्टिक है, अगर आप इसके हैंडल को निकाल करके कभी पिघलाओ ना तो ये बहुत ही काली काली हो जाएगी। अब थोड़ी बहुत पिघलेगी या पिघलेगी ही नहीं, बहुत मुश्किल से मेल्ट होती है ये, और इसको आप किसी और शेप में चेंज नहीं कर सकते। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक इज बेटर देन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, है ना। अब सोचो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की चीज़ें जो है वो एनवायरनमेंट में एक बार यूज़ करने के बाद ऐसे ही पड़ी रहेंगी, उनको हम चेंज भी नहीं कर सकते शेप में, तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। थर्मोप्लास्टिक इसलिए अच्छी होती है, ठीक है। वैसे तो प्लास्टिक चीज़ ही बेकार है, बट कंपैरिजन में देखा जाए तो थर्मोप्लास्टिक बेटर है। तो ध्यान रखना, ये जो कुकर का हैंडल होता है ये आपका थर्मोप्लास्टिक का बनता है। अब मेलामाइन प्लास्टिक किस तरह की होती है, आपने इस तरह के ये बर्तन देखे होंगे, ये लग रहा है कि जैसे कांच के हैं या मिट्टी के बर्तन है या चीनी मिट्टी के बर्तन है, लेकिन नहीं, ये मेलामाइन के होते हैं। यानी कि ये एक तरह की प्लास्टिक है, ठीक है, प्लास्टिक है जो मेल्ट नहीं होती। आप सोचो इसको मेल्ट कर पाओगे क्या? ये देखने से ही लग रही है ये या तो बहुत टाइम लेगी, बहुत हीट लेगी, बहुत एनर्जी लेगी, और उसके बावजूद भी ये किसी और शेप में चेंज नहीं हो सकती। ये जल जाएगी, काली हो जाएगी, लेकिन ये किसी और शेप में चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट ये बेकेलाइट है आपका। ये जो आप स्विच बोर्ड देखते हो ना, स्विच बोर्ड की जो प्लास्टिक होती है ये बेकेलाइट की बनी है। इसमें भी आपने कभी देखा होगा जब शॉर्ट सर्किट होता है ना, कभी आग लगती है तो ये हिस्सा काला काला हो जाता है, काला काला पड़ जाएगा, लेकिन ये पिघलता नहीं है कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट, ये मार्केट में इस तरह की बैंगल्स अवेलेबल होती हैं, ये आपकी प्लास्टिक की होती है, और वो प्लास्टिक कौन सी होती है? बेकेलाइट। बेकेलाइट यानी कि ये भी किसी और शेप में मोल्ड नहीं हो सकती, ठीक है। ये एक बार अगर मान लो एक बार ये चूड़ी बन गई ना, तो ये जब टूट जाएगी तो ये ऐसे ही पड़ी रहेगी, इसको हम इकट्ठा करके मेल्ट करके किसी और शेप में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये देखो मेलामाइन के ही हैं, ये इस तरह की यूटेंसिल्स जो हैं, बर्तन जो हैं, ये मेलामाइन के होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक थी। अब देखो हम प्लास्टिक चूज क्यों करते हैं, यानी कि क्या क्या इसकी खासियत होती हैं जिसकी वजह से हम प्लास्टिक को ज़्यादा खरीदते हैं बजाय किसी मेटल के। प्लास्टिक की कई सारी खासियत हैं, जैसे देखो टुडे वी थिंक ऑफ स्टोरिंग ऑफ फूड आइटम्स। अगर हम किसी चीज़ को स्टोर करने के बारे में सोचें कभी, तो हम क्या करेंगे? हम प्लास्टिक का बर्तन लेते हैं। प्लास्टिक का बर्तन क्या होता है, जैसे अगर हमें वाटर को स्टोर करना है, मिल्क को स्टोर करना है, या कोई भी ड्राई सूखा फूड है, उसको हम ना प्लास्टिक के कंटेनर में ज़्यादा रखते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक का कंटेनर जो है ना वो रिएक्ट नहीं करता। यानी कि जैसे एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, एसिड जो होता है, एसिड वो मेटल से रिएक्ट करता है। जैसे हमने कोई बर्तन लिया, मान लो आयरन का कोई बर्तन ले लिया,
उसमें अगर हम एसिड रख दें तो एसिड रिएक्ट हो जाएगा और एसिड की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हमें उसे प्लास्टिक के बर्तन में रख दें तो वो रिएक्ट नहीं करता। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी फूड हो गया या मिल्क हो गया, वाटर हो गया, जो प्लास्टिक के कंटेनर्स में यानी प्लास्टिक के बर्तनों में रख दे तो बहुत कन्वीनियंट होता है, मोस्ट कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मतलब होता है कि बहुत सूटेबल होता है, इसके कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। इसलिए हम प्लास्टिक को चूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट। दूसरी चीज़ क्या है, ये वज़न में हल्के होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, मान लो हमारे पास एक प्लास्टिक की बाल्टी है और एक लोहे की बाल्टी है, तो सिंपल सी बात है, लोहे की बाल्टी ज़्यादा हैवी होगी, तो इसलिए हम लाइट वेटेड हल्के वज़न की प्लास्टिक की बाल्टी खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, लोअर प्राइस है। इनका जो प्राइस होता है वो बहुत कम होता है, ईज़िली सस्ते में हमें मिल जाते हैं, इसलिए हम इनको प्रेफ़र करते हैं। प्रेफ़र का मतलब होता है इनको वैल्यू ज़्यादा देते हैं, इनको ही खरीदते हैं, ठीक है। मेटल की चीज़ हमें महंगी मिलेगी और प्लास्टिक की चीज़ सस्ती मिलेगी, इसलिए हम प्लास्टिक की चीज़ें खरीदते हैं। नेक्स्ट क्या है, इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, गुड स्ट्रेंथ होती है, मजबूती होती है, ठीक है। एंड ईज़िली हैंडलिंग, इनको हैंडल करना, मैनेज करना ईज़ी होता है। इनको कैरी करके भी ले जाया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। इनके लिए ज़्यादा कोई मेहनत या ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट देखो, बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल्स। ये मेटल के कंपैरिजन में वज़न में हल्की होती है, इसलिए ना इनको हम कार के कुछ पार्ट्स होते हैं वहाँ पे प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करते हैं, यानी कि ऑटोमोबाइल्स में हम, कार वगैरह में या व्हीकल्स में हम प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करते हैं क्योंकि वो वज़न में हल्की है। अगर वज़न में भारी हो तो हम कार का भी ओवरऑल वेट भी ज़्यादा हो जाएगा और उससे प्रॉब्लम आ सकती है। एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट यानी कि आपके जो एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं, या स्पेस क्राफ्ट यानी कि जो आपके एस्ट्रोनॉट यानी जो अंतरिक्ष में जो व्हीकल्स जाते हैं, ठीक है, स्पेस में जो व्हीकल्स आपके ट्रैवल करते हैं, इनमें ना हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि अगर मेटल की बजाय प्लास्टिक से काम चल रहा है तो हम प्लास्टिक से ही काम चला लेते हैं, प्लास्टिक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस ये सब यूजेस थे प्लास्टिक के, जिनकी वजह से हम इसको चूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ तक ही रखते हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे और कल में भी कोशिश करेंगे चैप्टर पूरा हो जाए। और आपको जो भी डाउट हो बताना, ठीक है। अभी कोई डाउट है तो मुझे बताओ, एक बार हैंड रेज करो। नो मैम। ओके ओके, दिव्यांश। नो मैम। ओके ओके, ठीक है, तो कंटिन्यू कल करेंगे हम, ठीक है। यस मैम।